हाँ, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है, तो जाकर चैनल में देख लीजिए। चैप्टर 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। देख भाई, जो भी एग्रेसिव, थोड़ा तेज तर्रार इन्वेस्टर है, उसको भी वहीं से शुरू करना चाहिए जहां एक डिफेंसिव, सावधान इन्वेस्टर शुरू करता है। यानी अपने पैसे को दो हिस्सों में बांटना, हाई ग्रेड बॉन्ड्स, हाई ग्रेड कॉमन स्टॉक्स, वो भी सही प्राइस पे। अब अग्रेसिव इन्वेस्टर चाहे तो वो आगे और भी सिक्योरिटीज में हाथ आजमा सकता है, लेकिन हर बार उसके पास पक्का और स्ट्रांग रीजन होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। यहाँ दिक्कत ये है कि एग्रेसिव इन्वेस्टिंग का कोई एकदम परफेक्ट पैटर्न नहीं होता। मैदान बहुत बड़ा है। अब ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की स्किल, नॉलेज और इंटरेस्ट किस में है। ग्रेहम साहब बोलते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी जनरल एडवाइस एक्चुअली नेगेटिव है। यानी क्या नहीं करना चाहिए। हाई ग्रेड प्रेफर्ड स्टॉक छोड़ दो कॉरपोरेट बायर्स के लिए। घटिया बॉन्ड्स और प्रेफर्ड्स मत खरीदो जब तक कि वो डर्ट चीप लेवल पर ना मिले, मतलब पार वैल्यू से कम 30% नीचे। फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड को भूल जाओ, चाहे यील्ड कितना भी आकर्षक दिखे। न्यू इश्यूज जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नई प्रिफर्ड्स या रीसेंट अर्निंग्स वाले चमकते स्टॉक्स, इनसे भी बचना ही बेटर है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में अग्रेसिव इन्वेस्टर भी वही रूल फॉलो करे जो डिफेंसिव इन्वेस्टर करता है। हाई ग्रेड टैक्सेबल बॉन्ड्स, यील्ड लगभग 7.25%, या अच्छे टैक्स फ्री बॉन्ड, यील्ड लगभग 5.3% में इन्वेस्ट करो सान। सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स, 1971 के टाइम पर हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड ही 7.25% या उससे ज्यादा यील्ड दे रहे थे। तो फिर घटिया सेकंड ग्रेड इश्यू खरीदने का क्या मतलब। लो क्रेडिट वाली कंपनियों के प्लेन नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड तो बिक ही नहीं रहे थे, तो उन्हें बेचना पड़ा कन्वर्टेबल बॉन्ड या वारंट्स वाले बॉन्ड। मतलब आजकल के जो सेकंड ग्रेड प्लेन बॉन्ड्स बचे हैं, वो सब पुराने इश्यूज हैं और डिस्काउंट पर बिक रहे हैं। हाँ, डिस्काउंट से फायदा ये हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग सुधर जाए और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, तो कीमतें ऊपर जा सकती हैं। लेकिन फिर भी डिस्काउंट वाले अच्छे ग्रेड बॉन्ड ही ज्यादा सेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, 1970 में AT&T के 2.625% बॉन्ड्स ड्यू 1986 सिर्फ 51 पे बिके। मैग्रॉ हिल के 3.875% बॉन्ड्स ड्यू 1992 लगभग 50.5 पे बिके। यानी अच्छे नाम वाले बॉन्ड्स भी आधे दाम पे मिल रहे थे। तो भाई, जब अच्छे बॉन्ड ही डिस्काउंट पे उपलब्ध हों, तो सेकंड ग्रेड वाले क्यों खरीदने। सेकंड ग्रेड इश्यूज का रिस्क। सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट खराब हुआ तो ये सबसे पहले डूबते हैं। इंटरेस्ट टाश डिविडेंड्स कट भी सकते हैं। प्राइस गिरावट भी कॉमन स्टॉक से ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल, 1946 से 49 में 10 रेलवे इनकम बॉन्ड्स लगभग 102 पे बिक रहे थे। अगले साल ही एवरेज प्राइस 68 हो गया, मतलब 33% लॉस। जबकि रेल रोड्स की अर्निंग्स एक्चुअली इम्प्रूव हो रही थी। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा ज्यादा यील्ड के चक्कर में प्रिंसिपल का बड़ा हिस्सा खोने का रिस्क ले लेते हो। जैसे 1 से 2% एक्स्ट्रा इनकम के लिए 30 से 40% कैपिटल खो देना कोई स्मार्ट डील नहीं है। फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब फॉरेन बॉन्ड्स की बात करें, 1914 से अब तक फॉरेन बॉन्ड्स का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। दो वर्ल्ड वॉर्स और डिप्रेशन के बाद ऑब्वियस भी हैं। एग्जाम्पल, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा 4.5% बॉन्ड 1953 में 117 तक बिके थे। 1963 में डिफॉल्ट करके 20 पे आ गए। बेल्जियन कॉन्गो 5.25% बराबर 36 पे, ग्रीक 7% बराबर 30 पे। पोलैंड के इश्यूज तो 7 पे भी बिके। चेकोस्लोवाकिया के 8% बॉन्ड कभी 112 तक गए, कभी 6 तक गिर गए। मतलब फॉरेन बॉन्ड्स पे भरोसा करना बेवकूफ़ी है, चाहे वो कितने भी फैंसी दिखें। डिफॉल्ट होने पे इनसे पैसे निकलवाना लगभग नामुमकिन है। बॉटम लाइन, एग्रेसिव बनना है तो न्यू इश्यूज फॉरेन बॉन्ड
और घटिया सेकंड ग्रेड सिक्योरिटीज से दूर रहो। डिस्काउंट पे मिले हाई क्वालिटी बॉन्ड्स ज़्यादा बेटर डील है। थोड़ा एक्स्ट्रा यील्ड के लालच में प्रिंसिपल डुबाना सबसे बेकार स्ट्रेटजी है। न्यू इश्यूज जनरली देख, न्यू इश्यूज के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना थोड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि इसमें हर क्वालिटी और हर टाइप की सिक्योरिटीज आती हैं। एक्सेप्शंस तो हमेशा मिल ही जाएंगे, लेकिन हमारी एक ही सलाह है, हर इन्वेस्टर को न्यू इश्यूज से सावधान रहना चाहिए। मतलब इनको खरीदने से पहले एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन और बहुत कड़ा टेस्ट होना चाहिए। क्यों? दो सिंपल रीजन। एक, न्यू इश्यूज के पीछे हैवी सेल्समैनशिप चलता है, तो जरूरी है कि बायर भी ज्यादा सेल्स रेजिस्टेंस दिखाए। दो, ज्यादातर न्यू इश्यूज तभी बेचे जाते हैं जब मार्केट फेवरेबल्स हो, लेकिन फेवरेबल सेलर के लिए, बायर के लिए नहीं। ये बात उतनी ही डेंजरस होती जाती है जितना नीचे जाओ। हाई क्वालिटी बॉन्ड्स से लेकर सेकंड ग्रेड इश्यूज और सबसे नीचे कॉमन स्टॉक फ्लोटेशनर्स तक। पहले बहुत फाइनेंसिंग ऐसे हुआ करता था, कंपनीज अपने पुराने हाई कूपन बॉन्ड्स को कॉल प्राइस पे रिडीम करके नए बॉन्ड्स कम कूपन पे बेच देती थी। ये ज़्यादातर हाई ग्रेड बॉन्ड या प्रिफर्ड्स में होता था। इनके बायर्स बड़े इंस्टीट्यूशंस होते थे जो स्मार्ट थे और अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जानते थे। ऐसे डील्स फेयर प्राइसिंग पे होती थी। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते गए तो बायर्स ने इन्हें बहुत महंगे रेट पे खरीदना शुरू किया और बाद में मार्केट में काफ़ी गिरावट झेली। अब लोअर ग्रेड बॉन्ड और प्रेफर्ड की बात करें, जो 1945 से 45 और 1960 से 61 में बेचे गए, इनमें साफ दिखता है कि बेचने वालों का जोर ज्यादा था। इन्हें ज्यादातर छोटे छोटे इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को बेचा गया। कंपनीज का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उतना स्ट्रांग नहीं था, बस रीसेंट अर्निंग्स अच्छे दिख रहे थे। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और उनके सेल्समैन को भी यही लगता रहा कि सब ठीक है, लेकिन ये गलत अप्रोच था और कॉस्टली साबित हुआ। बुल मार्केट्स का एक खास सिग्नल यही होता है कि ढेरों प्राइवेट बिजनेसेस पब्लिक कंपनीज में बदल दिए जाते हैं। 1945 से 45 और फिर 1960 से 62 में यही हुआ। ये प्रोसेस इतना एक्सट्रीम चला कि 1962 में एकदम क्रैश हो गया। फिर कुछ साल का स्वेरिंग ऑफ पीरियड आया और वही कहानी 1967 से 1969 में रिपीट हो गई। न्यू कॉमन स्टॉक ऑफरिंग्स। कॉमन स्टॉक फाइनेंसिंग के दो तरीके होते हैं। एक, पहले से ही सूचीबद्ध कंपनियों अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफर करती हैं, करंट प्राइस से थोड़ा नीचे। यहाँ राइट्स मिलते हैं जिनकी मनी वैल्यू होती है। ये शेयर्स ऑलमोस्ट हमेशा अंडररिटन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर शेयर होल्डर्स खुद ले लेते हैं। इसमें सेलिंग एफर्ट ज़्यादा नहीं चाहिए। दो, प्राइवेट कंपनियां पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती हैं। अक्सर कंट्रोलिंग ओवन्स अपना हिस्सा बेचते हैं ताकि वो कैश निकाल सकें और अपनी फाइनेंस डाइवर्सिफाई कर सकें। यहाँ असली प्रॉब्लम आती है, ये कंपनीज छोटी होती हैं, रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बुल मार्केट का फ़ायदा उठाकर हाई प्राइस पे बेच देती हैं। सेंचुरी के शुरू में बड़ी कंपनियां पब्लिक हुई, बाद में जितनी बड़ी कंपनीज थीं वो पहले ही मार्केट में आ चुकी थी। अब मोस्टली छोटे कंसर्न्स ही बचे। प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक को हमेशा बड़ी कंपनीज पसंद आती हैं, छोटी नहीं। लेकिन बुल मार्केट में पब्लिक का दिमाग बदल जाता है, हर स्टॉक अट्रैक्टिव लगने लगता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। रिजल्ट, बुल मार्केट के बीच में पहले नए इश्यूज आते हैं, अच्छे दाम पे बायर्स प्रॉफिट बनाते हैं। फिर धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आती हैं, क्वालिटी गिरती जाती है, प्राइसेस ऊंचे से ऊंचे मांगे जाते हैं। एक स्टेज पे छोटे और रैंडम कंपनीज के नए शेयर्स एस्टैब्लिश्ड मीडियम कंपनीज से भी महंगे बिकने लगते हैं, और यही सिग्नल है कि बैल मार्केट का टॉप आ रहा है। पब्लिक की केयरलेसनेस और सेलर्स की लालच का रिजल्ट सिर्फ एक होता है, प्राइस कोलैप्स। कई नए इश्यूज अपनी ऑफर प्राइस से 75% या ज्यादा गिर जाते हैं। और फनी बात यह है कि पब्लिक वैसे ही छोटे कंपनीज को दिल से नापसंद करती है, तो जब प्राइसेस गिरते हैं तो और भी बैडली सेल ऑफ हो जाता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है बुल मार्केट में नए इश्यूज से दूर रहना। भले ही कुछ अच्छे निकल जाएं, लेकिन ओवरऑल इसमें फंसना गलत पॉलिसी है। हाँ, सेल्समैन ये बताएंगे कि देखो वो इतने सारे न्यू इश्यूज पहले दिन ही डबल हो गए,
लेकिन ये सब इजी मनी है और इजी मनी का रिजल्ट होता है। जल्दी प्रॉफिट और उससे भी जल्दी लॉस। कुछ इश्यूज सच में अच्छे होते हैं, लेकिन तब जब मार्केट उन्हें इग्नोर कर देता है और वो अपने असली वैल्यू के फ्रैक्शन पे मिलते हैं। कुछ और बोले एग्जाम्पल्स। 1961 में एटना मेंटेनेंस कंपनी के शेयर $9 पे बेचे गए, तुरंत $15 तक गए, अगले साल $2.73 तक गिर गए और 1964 में $0.87 पे आ गए। और भी बड़े शॉक्स बाद में आए, जैसे ए एंटरप्राइजेज 1968 में $14 पे बेचे गए, $28 तक गए और 1971 में सिर्फ $2.25 पे बिके, और वो भी बैंक्रप्सी में। मॉरल, नए इश्यूज का पैटर्न हमेशा वही होता है। शुरुआत में प्रॉफिट दिखता है, लेकिन एंड में पब्लिक बुरी तरह फंसती है। बॉटम लाइन, न्यू इश्यूज मोस्टली सेलर फ्रेंडली होते हैं, बायर फ्रेंडली रेयरली। बुल मार्केट में इनके पीछे मत भागो। अगर सच में खरीदने हैं तो तब खरीदो जब कोई नहीं चाहता और डर्ट चीप मिल रहे हो। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।